शुरुआत होती है एक आदमी की आवाज से। वो कहता है वो सोल आ रही है, ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, मुझे उसका पीछा करना ही होगा। इसके बाद कहानी पहुंचती है साउथ कोरिया के सोल शहर में। वहां एक कैरियोके क्लब दिखाया जाता है। क्लब में भीड़ है, लोग नाच गा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। वहीं भीड़ में एक आदमी है, डेविड जंग, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी होती है। कोई उसे पहचानता नहीं, लेकिन वो पूरे तरह से एंजॉय करता है, नाचता है, गाता है और पार्टी में घुल मिल जाता है। पार्टी खत्म होते ही डेविड बाहर निकलता है। बाहर आते ही वो अपने कान में एक डिवाइस लगाता है और नजर रखता है एक आदमी पर, जिसका नाम है एटवुड। एटवुड दरअसल किसी से कांटेक्ट कर रहा था। असल में एटवुड जुड़ा हुआ है कैडिस प्राइवेट इंटेलिजेंस नाम के एक सीक्रेट एजेंसी से, जिसका हेडक्वार्टर सोल में ही है। एजेंसी के कंट्रोल रूम में एक बड़े स्क्रीन पर टारगेट दिख रहा था। इसी टारगेट के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही थी रेबेका नाम की एजेंट को। रेबेका उसी बिल्डिंग में एंट्री करती है। उसके साथ एक औरत भी थी जो उसे बताती है कि आज रशियन एम्बेसडर मिकाइल का इंटरव्यू है और वही रशियन एम्बेसडर रेबेका का टारगेट है। रेबेका प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। वॉशरूम में जाने का बहाना बनाकर वो उस औरत से पीछा छुड़ाती है और तुरंत उस जगह पहुंचती है जहां मिकाइल इंटरव्यू देने वाला होता है। वहां पहुंचकर रेबेका अचानक से बेहोश होने का नाटक कर देती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे संभाल लेता है। रेबेका थोड़ा एक्टिंग करके गार्ड से कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? गार्ड जैसे ही बाहर जाता है, रेबेका चालाकी से मिकाइल का फोन बदल देती है और उसका असली फोन अपने पास रख लेती है। रेबेका निकलने लगती है, लेकिन गार्ड वापस आता है और उसे जूस देने के लिए रोकता है। तभी एक्सचेंज किए गए फोन पर फोन आता है और मिकाइल फोन उठाते ही अचानक गिरने लगता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया जाता है। अब गार्ड को रेबेका पर शक हो जाता है। रेबेका को भी एहसास हो जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। तभी वो गार्ड से एलिवेटर में जबरदस्त फाइट करती है। दोनों में हाथापाई होती। आखिरकार रेबेका उसे मार डालती है। फिर वो खुद को बचाने के लिए रेबेका वहां से निकलती है और एक बॉल रूम में छुप जाती है। वहीं से एटवुड से कांटेक्ट करती और पूछती है अब करना क्या है। एटवुड उसे डायरेक्शन देता है, नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा, वहां से अभी निकल सकती हो। उसी समय एटवुड के कमरे के बाहर डेविड खड़ा होता है। जब गार्ड्स बॉल रूम तक पहुंच जाते हैं तो रेबेका पहले ही भाग चुकी होती है। डेविड कमरे में घुसकर एटवुड से भिड़ जाता है। रेबेका इधर जल्दी जल्दी भागती है, अपने कपड़े बदलती है और गार्ड्स की नजरों से बिना पहचाने निकल जाती है। डेविड एटवुड का कंप्यूटर इस्तेमाल करके रेबेका का एक्सट्रैक्शन पॉइंट का लोकेशन भेजता है। रेबेका अपने फोन पर लोकेशन देखती है और तुरंत मेट्रो से वहां पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो रेड जैकेट पहन लेती है। डेविड भी उसी डायरेक्शन में दौड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो रेबेका को पकड़ना चाहता हो। रेबेका को लेने के लिए दो लोग पहुंचते हैं, लेकिन डेविड चालाकी से उन्हें बेहोश कर देता है और उनकी गाड़ी लेकर खुद रेबेका के सामने पहुंच जाता है। रेबेका गाड़ी को देखती है और आगे बढ़ती है, लेकिन गाड़ी पर लगे खरोच के निशान देखकर उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत भागने लगती है और डेविड उसके पीछे दौड़ता है। रेबेका गोली चलाती है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद हम कैडिस के एक ब्लैक साइट को देखते हैं। वहां मैनी नाम का एक आदमी बंधा होता है। उससे मिलने आती है जूनो। जूनो कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे पता है तुमने हमारी एजेंसी की जानकारी बाहर पहुंचाने की कोशिश की। मैनी जवाब देता है, क्या तुम अपने ही देश के साथ गद्दारी करोगी? जूनो कहती है, मैं प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी चलाती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ शांति है। वो आगे पूछती है, तुम्हारा साथी कौन था? अगर बता दोगे तो तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बेटी सोफी अब तो 5 साल की हो गई है। लेकिन मैनी फिर भी चुप रहता है। जूनो जैसे ही वहां से जाने लगती है, मैनी अचानक बोल देता है, मेरा पार्टनर था जेकोब डिडिक, वो पॉलिश इंटेलिजेंस में था, अभी वो मार्सेलक्स में है। जूनो ये सुनकर वहां से चली जाती है और मैनी को तुरंत मार दिया जाता है। जूनो अपने लोगों से कहती है कि उस जगह पर तुरंत एक टीम भेजो। जूनो से उसका बेटा ओलिवर कहता है, सोल में प्रॉब्लम हो गई है, मिकाइल मर चुका है और हमारे 3 लोगों पर हमला हुआ, लेकिन अभी तक हमारा नाम सामने नहीं आया। जूनो पूछती है, रेबेका ठीक है? ओलिवर कहता है, अभी तक उससे कनेक्शन नहीं मिल पाया। जूनो अपने बेटे से कहती है, उसका तुरंत पता लगाओ। रेबेका अपने काम में कितनी माहिर है ये तुम्हें पता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेहतरीन स्पाई है। जूनो फिर ओलिवर से पूछती है, इस गड़बड़ी के पीछे कौन है? ओलिवर कहता है, वो जो भी था अकेला था, शायद उसे हमारे मिशन की खबर पहले से थी। जूनो कहती है, सोल ऑफिस को कहो उस आदमी के बारे में पता करे। उधर हम डेविड को देखते हैं। वो एक स्टोर से कुछ सामान खरीदता है, फिर अपनी गाड़ी साफ करता है और फोन नंबर बदल देता है और स्टेशन जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। ट्रेन का इंतजार करते हुए उसे रेबेका याद आती है और वो हल्की सी मुस्कान देता है। इसके बाद डेविड अपनी पत्नी यूंजू को फोन करता है। यूंजू पूछती है, क्या तुम मुझसे मिले? डेविड कहता है, हाँ मिला तो, लेकिन मैंने अपनी पहचान छुपा ली। मेरे कांटेक्ट करने से पहले ही वो निकल गई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को देखा 9 साल के बाद। यूंजू कहती है, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, अब घर वापस लौट आओ। डेविड जवाब देता है, मैं लौटना चाहता था
था, लेकिन मैं ट्रेन पर चढ़ नहीं पाया। उसे मेरी जरूरत है। यूंजू कहती है एक कोशिश काफी थी। अगर कैडिस ने तुम्हें देख लिया तो वो हम सबको मार देंगे। डेविड कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपना सामान पैक करो और तुरंत निकल पड़ो। कल 3 बजे की ट्रेन है। मैं तुमसे 1-2 दिन में बुसान में मिलूंगा। मुझे माफ कर देना, लेकिन वो मेरी बेटी है और मुझे जाना होगा। इधर रेबेका जूनो को कॉल करती और पूछती है आखिर ये सब कैसे हुआ। जूनो पलटकर उससे पूछती है कि हमारे लोगों पर हमला हुआ, तुमने वहाँ 2-2 बॉडीज देखी। रेबेका कहती है शायद किसी को मिशन की खबर लग गई होगी। जूनो को शक होता है और वो कहती है शायद तुमने ही किसी आउटसाइडर को मिशन की बात बताई होगी। ये सुनकर रेबेका चौंक जाती और कहती है मैं खुद पता लगाऊंगी कि इसके पीछे कौन है। ओलिवर बीच में बोलता है माँ इस पर भरोसा मत करो। जूनो तुरंत अपने बेटे का मुंह बंद कर देती और कहती है गलतियां तो तुमसे भी बहुत हुई हैं, मैं तुम्हें गिनवाऊं। ओलिवर मजबूरी में चुप हो जाता है। फिर वो जूनो को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी कैप्चर हुआ है, कोरियन आदमी, उम्र करीब 40 साल। जूनो कहती है इसका पता करो। इधर डेविड फिर अपनी गाड़ी में बैठा होता है। वो एक कार्ड पर कुछ नंबर लिखता है और उस गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है और टैक्सी लेकर इंचियोन पहुंचता है। वहां वो अपने पुराने दोस्त यंग शिक चोई की दुकान पर जाता है। दोनों बहुत साल बाद मिलते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर दोनों ऊपर छत पर जाते हैं और साथ में शराब पीते हैं। यंग पूछता है क्या चल रहा है आजकल। डेविड कहता है कई साल पहले तुमने मुझे गायब होने में मदद की थी, वही मदद मुझे फिर से चाहिए। यंग पूछता है क्या तुम किसी को दिख गए। डेविड कहता है कैडिस, जिसे कभी मैंने खुद शुरू किया था, लेकिन अब वो कंपनी वैसी नहीं रही जैसे शुरुआत में थी। यंग समझ जाता है कि डेविड ये सब रेबेका के लिए कर रहा है। डेविड कहता है मुझे हैरानी होती है कि मेरी बेटी अब एक कातिल है। वो जूनो के लिए काम करती है। जूनो के लिए काम करना तो मौत के बराबर है, लेकिन मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा। यंग पूछता है तुम्हारी पत्नी का क्या कहना है। डेविड कहता है वो भी यही चाहती है। डेविड अपनी दोस्त से मदद मांगता है, कहता है 1-2 दिन में मुझे नकली पासपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है। यंग उसे एक कागज और नंबर देता है, कहता है काम होने पर इस नंबर पर कॉल करना। यंग जानता है कि डेविड अगर यहाँ से निकल गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है जहाँ भी रहो अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। डेविड मजाक में कहता है अगर तुम्हारे हाथ का नूडल्स नहीं खाया तो जिंदा तो रहूंगा ही, और मदद के लिए थैंक यू बोलता है। रेबेका अपनी टीम की गाड़ी तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक नंबर मिलता है जो किसी जीपीएस कोऑर्डिनेट जैसा लग रहा था। वो ये कोऑर्डिनेट एटवुड को दिखाती है। उधर एंडोंग में डेविड अपने घर पहुंच चुका होता है। रेबेका और एटवुड मस्ती कर रहे होते हैं। रेबेका मजाक में कहती है मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। एटवुड हंसकर कहता है तुमने मेरा फायदा उठाया। रेबेका कहती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मजा नहीं आया। फिर रेबेका गंभीर होकर कहती है वो आदमी जो भी था उसका टारगेट मैं थी, मुझे अब तक पता नहीं है क्यों। तभी जूनो का कॉल आता है और जूनो रेबेका से पूछती है तुम्हें वो आदमी मिला या नहीं। रेबेका कहती है फिलहाल तो नहीं, लेकिन एक जीपीएस कोऑर्डिनेट मिला है। जूनो तुरंत कपड़े बदलने लगती है और रेबेका से कहती है मैं तुम्हारे पास कुछ हिटमैन भेज रही हूँ, उन्हें ओलिवर मैनेज करेगा। उधर डेविड अपने घर पर कुछ तैयारियां कर रहा था। लगता है जैसे वो अपने दुश्मनों के आने की तैयारी कर रहा था। फिर वो डिनर बनाने लगता है। इधर कोऑर्डिनेट्स फॉलो करते हुए रेबेका, एटवुड और उनकी टीम डेविड के घर पहुंच जाते हैं। रेबेका घर के अंदर आती है तो टेबल पर रखा हुआ खाना देखती है, लेकिन डेविड ने पहले ही हर जगह ट्रैप लगा के रखा था। नतीजा ये होता है कि उनके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। रेबेका एक आदमी को फॉलो करते हुए घर के बाहर बने शेड की तरफ पहुंच जाती है। अंदर डेविड और एटवुड आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच फाइट होती है और गोली भी चलती है। बाहर खड़ी रेबेका को गोली की आवाज सुनाई देती है। आखिर में डेविड एटवुड पर बंदूक तान देता है और उसे बेहोश कर देता है। रेबेका अंदर पहुंचती और एटवुड को बेहोशी में दखल देती है। इसके बाद रेबेका दूसरे आदमी को फॉलो करते हुए एक और जगह पहुंचती है। वहां उसे अपने और डेविड की एक पुरानी फोटो दिखाई देती है। तभी उसके सामने डेविड खड़ा हो जाता है। रेबेका उसे देखकर हैरानी से कहती है डैड। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को देखकर रेबेका शॉक में थी। वो रोते हुए पूछती है आप जिंदा हैं, लेकिन मेरी जिंदगी से 9 साल तक आप कहाँ गायब थे। डेविड उसे कहता है मेरे साथ चलो। रेबेका जिद करती है मुझे जवाब चाहिए। डेविड कहता है मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा, या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर मुझ पर गोली चला दो। रेबेका गुस्से में अपने ही पिता पर हमला कर देती है और फिर तुरंत जूनो को कॉल करती है। रेबेका रोते हुए पूछती है मुझे इस आदमी के पीछे भेजने से पहले क्या आपको पता था कि ये मेरे डैड हैं। जूनो भी ये सुनकर हैरान रह जाती है और पूछती है क्या वो सच में जिंदा है। रेबेका कहती है हाँ। जूनो कहती है मुझे तुम्हारे डैड के बारे में सच में कुछ पता नहीं था। रेबेका रोने लगती
लगती है। जूनो उसे दिलासा देती है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं एक टीम भेज रही हूँ और फिर खुद वहाँ आऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डेविड को होश आने लगता है और रेबेका इसीलिए कॉल कट कर देती है। डेविड अपनी बेटी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी एडवुड आता है और डेविड पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन रेबेका तुरंत एडवुड को गोली मार देती है। रेबेका एडवुड का फोन चेक करती है और उसमें जूनो का मैसेज आया हुआ था, डेविड को मार दो। रेबेका ये देखकर और भी टूट जाती है। डेविड अपनी बेटी से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, मेरे साथ चलो। फिर दोनों वहां से निकलते हैं। रेबेका और डेविड अब एक शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। रेबेका हंसते हुए कहती है, कुछ घंटे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डैड जिंदा हैं और अब मैं अपने डैड के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। वो डेविड से पूछती है, अब जाना कहाँ है? डेविड कहता है, बुसान जाना है, मुझे कुछ सामान लेना है और उसके बाद हम साउथ कोरिया से निकल जाएंगे। रेबेका पूछती है, फिर कहाँ जाएंगे? डेविड जवाब देता है, वियतनाम। रेबेका चुप होकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, मेरी लाइफ सही चल रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया उस इंसान के लिए जो 9 साल बाद मेरी जिंदगी में वापस आ गया। वो जूनो को कॉल करने ही वाली होती है कि डेविड उसे रोकता है, कहता है कि तुमने एटवुड को मार दिया, जूनो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रेबेका कहती है, उसे नहीं पता कि मैंने एटवुड को मारा है। फिर वो पॉपकॉर्न खाने लगती है और जानबूझकर गिरा देती है। मुस्कुराते हुए डेविड से कहती है, इसके पैसे दे देना। फिर वो वॉशरूम चली जाती है और वहीं से जूनो को कॉल करती है। रेबेका कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, एटवुड को तुमने जो मैसेज भेजा मैंने वो देखा। जूनो कहती है, डेविड डेंजरस है, उसने एटवुड को मार डाला। इस पर रेबेका कुछ नहीं कहती। जूनो उसे समझाती है, यहाँ वापस आ जाओ, ये तुम्हारी अपनी जगह है। डेविड बहुत समय से इंतजार कर रहा था। उधर डेविड जबरदस्ती लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है, लेकिन वहाँ देखकर हैरान रह जाता है कि रेबेका भाग चुकी है। वो बाहर आता है और देखता है कि रेबेका गाड़ी के सामने खड़ी है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में डेविड अपनी बेटी से कहता है, अगर तुम जूनो को आजमाना चाहती हो तो कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। क्या तुमने उसे कॉल किया? रेबेका झूठ बोलती है, नहीं मैंने नहीं किया। तभी उसके सामने चेक पॉइंट दिखाई देता है। डेविड थोड़ा टेंस हो जाता है। रेबेका अपनी बंदूक निकाल लेती है। डेविड उसे समझाता है, हमें बस शांत रहना है, यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। एक ऑफिसर आता है, गाड़ी के कागज और लाइसेंस चेक करता है, फिर कहता है गाड़ी से बाहर निकलो। डेविड कहता है, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिसर बंदूक निकाल लेता है और जबरदस्ती डेविड को बाहर करता है। जूनो को खबर मिलती है कि जिस चेक पॉइंट पर लोग खोज रहे थे वहाँ डेविड और रेबेका पकड़े गए। डेविड बाहर निकलता है और पुलिस भी बंदूक निकाल लेती है। रेबेका अचानक एक ऑफिसर को गोली मार देती है। फिर पुलिस उन दोनों पर गोलियां चलाने लगती है। आखिर में रेबेका और डेविड किसी और आदमी की गाड़ी छीनकर वहां से भाग निकलते हैं। जूनो ये सब देखकर शौक में रह जाती है कि डेविड जिंदा है। ओलिवर कहता है, मुझे तो डेविड का फ्यूनरल याद है। यहाँ हमें पता चलता है कि जूनो और डेविड ने मिलकर कैडिस इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआत की थी। तभी वहाँ एक औरत आती है और बताती है, कोरियन नेशनल पुलिस के कमिश्नर जनरल का फोन आया। जहाँ डेविड और रेबेका देखे गए थे उस जगह से 100 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी और कड़ी कर दी गई है। ओलिवर को डेविड के घर के बारे में भी पता चल जाता है। दरअसल डेविड के नाम पर 2 घर हैं। दोनों की ओनर है यूनजू, 35 साल की एक औरत जो सोल की बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी की मालकिन है, और उसका हस्बैंड है डेविड। जूनो ये सुनकर हैरान रह जाती है कि डेविड ने फिर से शादी कर ली। ओलिवर पूछता है, क्या डेविड को जेहुन के बारे में पता होगा? जूनो कहती है, फिलहाल उसके बारे में टेंशन मत लो। अब हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है गन। वो एक घर पर पहुंचता है और कहता है कि सीसीटीवी ठीक करने के लिए आया हूँ। घर की औरत उसे अंदर आने देती है और उसे फ्रूट्स खाने को देती है। गन आराम से फल खाता है और औरत से पूछता है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? तुम्हारा पति इतना बड़ा आदमी है, लेकिन फिर भी तुम बस एक डॉग को पाल रही हो। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो अच्छा होता। फिर वो अचानक कहता है, अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, वरना तुम्हारे पति ने जो किया है उसकी सजा सबको मर कर भुगतनी पड़ती। औरत घबरा कर पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? गन कहता है, तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर लिम, उसने खतरनाक लोगों से पैसे उधार लिए थे। इतना कहकर वो एक रस्सी से उस औरत का गला घोंट देता है और उसे मार डालता है। तभी मिस्टर लिम अपने डॉग को लेकर घर पहुंचता है, लेकिन गन उसे भी बेरहमी से मार डालता है। तभी गन को जूनो का कॉल आता है। जूनो कहती है, तुम्हारे लिए एक काम है। गन पूछता है, टारगेट कौन है? जूनो जवाब देती है, डेविड जंग। गन चौंक कर बोलता है, लेकिन वो तो मर गया था। जूनो कहती है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। इधर डेविड अपनी बेटी रेबेका को लेकर डेगू पहुंचता है। दोनों एक कैफे में जाते हैं। ये कैफे डेविड के दोस्त का है। अंदर जाकर
बाप बेटी साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और सोजू पीते हैं। रेबेका को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वो छोटी थी तब उसके पापा उसके लिए एक गाना गाते थे। रेबेका वही गाना गुनगुनाने लगती है और डेविड भी उसके साथ गाने लगता है। तभी अचानक रेबेका बेहोश होने लगती है। डेविड उसे लिटा देता है और उसकी जेब और जैकेट चेक करने लगता है। उसमें उसे रेबेका का पासपोर्ट और छोटा सा फोन मिलता है जिसमें रेबेका जूनो से कांटेक्ट करती थी। उसके स्मार्टफोन में कुछ खास नहीं था। उधर सेनेटर डॉसन अमेरिका से जूनो से मिलने आता है। जूनो का बड़ा ऑफिस देखकर डॉसन काफी इंप्रेस होता है। फिर दोनों सामने वाले कैफे में जाकर नूडल्स खाते हैं। डॉसन कहता है, अच्छा किया तुमने लैंगली को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों हमेशा मेरा मन था कि मैं दुनिया को बदल दूं। जूनो मुस्कुराकर कहती है, इच्छा तो मेरी अभी भी है, बस थोड़ा सा पावर और पैसा मिल जाए तो और अच्छा होगा। डॉसन बताता है, असल में मैं यहाँ रशियन एम्बेसडर मिकाइल से मिलने आया हूँ। सुना है कि वो इंटेलिजेंस सीक्रेट्स रशिया के एफएसबी को भेज रहा था। वो जूनो से पूछता है, तुम्हें नहीं जानना कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया? जूनो जवाब देती है, जरूर कोई कॉन्फिडेंशियल वजह होगी। डॉसन धीरे से कहता है, मिकाइल वो सब सीक्रेट्स बेच रहा था। वैसे तुम्हारा बेटा ओलिवर कैसा है? सुना है उसने भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उधर रेबेका होश में आती है। उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे ड्रग्स दिया था। फिर वो टेबल पर रखा फोन देखती है। उसे समझ आ जाता है कि जूनो के कॉल के बारे में डेविड को पता चल गया। डेविड कहता है कि अगर तुम कैडिस को भूलोगी नहीं तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। रेबेका पूछती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? डेविड गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेबेका हंसकर बोलती है, अगर प्यार करते थे तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तो लगा आप मर चुके हो। डेविड जवाब देता है, जिंदा रहने का यही एक तरीका था। रेबेका गुस्से में पापा से लड़ने लगती है। डेविड उसे शांत करता है और पूरी सच्चाई बताता है, मैं फिलीपींस के एक आइलैंड पर मिशन पर गया था। मैं लीडर था। हमें ह्यूगो और उसके टेररिस्ट सेल को खत्म करना था, लेकिन वो हमारी उम्मीद से कई ज्यादा खतरनाक निकले। उनके ठिकाने पर हमें कुछ खास नहीं मिला, बस एक कंप्यूटर मिला जिसमें यूएन के ऑफिशियल्स के साथ साथ उनके परिवार वालों की भी डिटेल्स थी। असल में ये टेररिस्ट किसी को नहीं छोड़ते थे, परिवार तक को मार डालते थे। उसी कंप्यूटर में तुम्हारी तस्वीर भी थी। ये देखकर मैं डर गया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने मरने का नाटक किया। मेरी पूरी टीम वहीं मर गई थी। रेबेका रोते हुए कहती है, तो आप मुझे यहाँ इसलिए लाए थे? डेविड सिर झुकाकर कहता है, हाँ, मैं बस तुम्हें इस दूसरे देश में लाना चाहता था ताकि तुम सेफ रहो। एक बाप होकर मैं और कर भी क्या सकता था? हर दिन सोचता था कि मेरा फैसला सही है या नहीं। मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैंने जो किया वो सही किया। इतने में डेविड की वाइफ यूंजू का कॉल आता है। यूंजू घबराकर बताती है, दो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, शायद वो लोग कैडिस से हैं। डेविड उसे कहता है, तुम किसी सेफ जगह पर खुद को लॉक कर लो, मैं 15 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। रेबेका पूछती है, कोई औरत थी क्या? डेविड कहता है, हाँ, वो मेरी वाइफ है। कैडिस ने उसे ढूंढ लिया। रेबेका मदद करना चाहती है लेकिन डेविड उसे रोकता है और वादा करता है कि वो मरेगा नहीं। इधर जूनो गन को कॉल करके कहती है, असली टारगेट डेविड है, उसकी वाइफ नहीं। डेविड अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते स्टेशन पहुंचता है। वहां उसे एक एजेंट दिखता है। डेविड उसे शॉक देकर बेहोश करता है। फिर उसके रेडियो से दूसरे एजेंट का पता लगाता है। फिर उसे भी पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके बाद डेविड रेडियो के जरिए जूनो से बात करता है और धमकाता है, अगर मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हर प्यारी चीज को खत्म कर दूंगा। जूनो ठंडे लहजे में जवाब देती है, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। तभी तीसरा एजेंट डेविड को फॉलो करता है। रेबेका अचानक उस एजेंट के पैर पर हमला करती और उसे गिरा देती है। फिर डेविड के पास पहुंचकर कहती है, मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहती थी। ओलिवर ये सुनकर हैरान रह जाता है कि रेबेका डेविड से मिल चुकी है। तभी दो और एजेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन डेविड और रेबेका दोनों उनसे भी पीछा छुड़ा लेते हैं। आखिर में गन डेविड के सामने आता है। गन किसी तरह डेविड के पेट में चाकू से वार करता है और दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रेबेका भी वहां पहुंच जाती है और गोली चलाकर गन को भगा देती है। रेबेका डेविड को लेकर ट्रेन पर चढ़ जाती है। उसी ट्रेन पर यूंजू भी अपनी बेटी मिन्ही को लेकर पहुंचती है। डेविड को घायल हालत में देखकर यूंजू और उनकी बेटी डर जाती है। रेबेका डेविड की बेटी को देखकर बिल्कुल हैरान थी। डेविड तुरंत अपने दोस्त यंग को कॉल करता है और कहता है, मुझे अभी के अभी अपना पासपोर्ट चाहिए। यंग जवाब देता है कि इतनी जल्दी? अभी तो तैयार भी नहीं हुआ। लेकिन बहुत मनाने के बाद वो आखिरकार रात 8 बजे देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर रेबेका यूंजू से बात करती है। वो पूछती है, मैं आपको क्या बुलाऊं? मॉम। यूंजू मुस्कुराकर कहती है, तुम जो चाहो बुला सकती हो। फिर यूंजू रेबेका से पूछती है, क्या डेविड ने तुम्हें हमारी बेटी मिन्ही के बारे में नहीं बताया था? रेबेका कहती है, नहीं। मिन्ही जो बहुत स्वीट सी बच्ची है वो
कहती है कि आज मैं 7 साल की हो गई हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। रेबेका सोच में पड़ जाती है। डेविड को गए हुए 9 साल हो चुके थे और अब उसकी 7 साल की बेटी है। सब कुछ इतना जल्दी हो गया। रेबेका यूंजू से पूछती है, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? यूंजू कहती है नहीं। रेबेका गुस्से में बोलती है, फिर आप एक मरे हुए आदमी से कैसे मिली? यूंजू कहती है, मैंने बस डेविड की मदद की, उसे नया पहचान दिया। रेबेका साफ गुस्से में थी। वो कहती है कि मिनी भी कुछ दिनों में हमारी तरह पागल हो जाएगी। फिर वो डेविड पर चिल्लाकर बोलती है, क्या आप मुझे और मेरी माँ को रिप्लेस करना चाहते थे? डेविड कहता है, मैं किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा था। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब खुद को संभालो, हमें सेफ हाउस में साथ रहना होगा। बुसान पहुंचने पर हमें नए पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। रेबेका कहती है, वहां पहुंचने से पहले ही अगले स्टेशन पर जूनो के लोग हमें रोक लेंगे। इधर जूनो गन पर गुस्सा करती है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? गन पूछता है, वो लड़की कौन थी? जूनो बोलती है, डेविड की बेटी थी। अब बस अपना काम करो, अगले स्टेशन पर मेरी टीम पहुंच रही है, तुम भी वहीं रहना। इस बार मुझे निराश मत करना। लेकिन तभी स्टेशन का कैमरा फुटेज अचानक बंद कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि कमिश्नर जनरल ने ही फुटेज कटवा दिया और वो रेबेका को अच्छी तरह से जानता है। ओलिवर बताता है, ट्रेन अगले स्टेशन पर 9 मिनट में पहुंचने वाली है। डेविड यूंजू से कहता है, मिन्ही को तैयार करो, हमें उतरना होगा। डेविड इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाता है और अपने परिवार को लेकर ट्रेन से उतर जाता है। जूनहो गन को कॉल करती है और बताती है, डेविड स्टेशन से पहले उतर गया, पास में एक ट्रक डिपो है, शायद वहीं गया होगा। डेविड एक ट्रक वाले से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें भूसान छोड़ दे। पहले तो ट्रक ड्राइवर मना करता है, लेकिन जब यूंजू खुद रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है। डेविड जाने से पहले चालाकी से दूसरे ट्रक पर अपने खून के धब्बे लगा देता है। गन और उसके लोग वही देखते हैं और उसी ट्रक का नंबर जूनो को भेज देते हैं, 8052। कैडिस एजेंट्स उस ट्रक को रोक लेते हैं और पीछे का दरवाजा खुलवाते हैं तो ट्रक खाली निकलता है। आखिरकार डेविड और उसका परिवार अगले दिन भूसान पहुंच जाते हैं। सेफ हाउस पहुंचने पर मिन्ही रेबेका से कहती है, अपने जूते उतारो। फिर मिन्ही अपने बर्थडे का प्लान बनाने लगती है। रेबेका थोड़ी टेंशन में पड़ जाती है और डेविड से पूछती है, कहीं इस जगह के बारे में किसी को पता तो नहीं? डेविड कहता है, नहीं, किसी को नहीं पता। तभी उनके घर के पीछे से कोई आवाज आती है। डेविड बंदूक लेकर चेक करने जाता है तो पता चलता है कि ये तो घर का केयरटेकर है। यूंजू डेविड को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है। वहाँ यूंजू गुस्से में होती है कि तुमने इन सब झमेलों में मुझे और मेरी बेटी को क्यों घसीटा। डेविड माफी मांगता है। यूंजू उसे गले लगाती है, दोनों किस करते हैं। लेकिन डेविड को रेबेका की टेंशन थी क्योंकि वो थोड़ी अलग है। रेबेका बाहर से ये सब कुछ सुन रही थी। इधर डॉसन जूनो को ओलिवर की एक तस्वीर दिखाता है जिसमें ओलिवर एक लड़के के साथ था। उसका नाम था जेहुन। डॉसन बताता है कि गंगनम की आधी प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है, लेकिन पिछले हफ्ते उसकी हत्या हो गई थी। जूनो को याद आता है कि ओलिवर इस बात से काफी दुखी था, लेकिन डॉसन बताता है कि असल में ओलिवर जेहुन से दोस्ती रखकर CIA की जानकारी निकाल रहा था और ये बात रशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं बस ओलिवर से एक बात करना चाहता हूँ। जूनो अपने बेटे ओलिवर से मिलने जाती है जो आर्चरी में भी काफी माहिर है, लेकिन जूनो गुस्से में उसे डांटने लगती है। तुम्हारा और उस लड़के का एक फोटो मुझे मिला, मैंने सोचा था तुमने सब मिटा दिया। CIA की नजर तुम पर हफ्तों से है, उन्हें लगता है कि उस लड़के को तुमने मारा जो कि उनका एसेट था। ओलिवर गुस्से में जवाब देता है क्योंकि उसकी माँ उसे बार बार लूजर कहकर नीचा दिखाती रहती है। जूनो ताना देते हुए कहती है, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। ओलिवर कहता है कि डेविड का कनेक्शन आपसे है और वो हमारी एजेंसी को खत्म करना चाहता है। कभी मुझ पर भी उतना भरोसा करके देखिए जितना आप रेबेका पर करती हैं। जूनो कहती है, तुम रेबेका नहीं हो। ओलिवर गुस्से में कहता है, वो तो आपको छोड़कर चली गई थी, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उधर रेबेका मिन्ही को बंदूक चलाना सिखा रही थी। यूंजू ये देखकर चिल्ला उठती है कि ये क्या कर रही हो। रेबेका कहती है, चिंता मत करिए, इसमें गोली नहीं है। लेकिन यूंजू फिर भी गुस्सा थी, इतनी छोटी बच्ची को गन पकड़ाना सही नहीं है। रेबेका ताना मारती है, आखिर सौतेली माँ का असली रूप सामने आ ही गया। डेविड बीच बचाव करता है और सबको शांत करता है। कहता है, प्लीज कल सुबह तक साथ रहने की कोशिश करो, उसके बाद हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। डेविड बाहर जाता है, अपनी बेटी मिन्ही को ढूंढता है जो कि हाई डेंसी खेलने के मूड में थी। डेविड उसे कहता है, घर के बाहर मत आना। रेबेका कहती है, हम भी ऐसे ही खेला करते थे। डेविड मुस्कुराता है, हाँ, लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। इधर गन यंग की दुकान तक पहुंच जाता है। वहाँ काम कर रहे एक लड़के को पकड़कर पूछता है, यंग कहाँ है। वो आदमी यंग को आवाज लगाता है। यंग अंदर पासपोर्ट तैयार कर रहा था। जैसे ही बाहर आता है, गन उस आदमी को मार डालता है और यंग से लड़ाई करने लगता है। गन उसे बुरी तरह घायल कर देता है और पूछता है, डेविड कहाँ है। यंग कुछ नहीं बताता। गन उसे मार डालता है और उसके जेब से पासपोर्ट निकाल लेता है। अंदर जाता है तो उसे एक नोट मिलता है। वो तुरंत जूनो को कॉल करके कहता है कि डेविड भूसान में है, वो मार्केट में किसी से पासपोर्ट लेने वाला है। जूनो कहती है, मैं अपने बेटे
बेटे के साथ एक टीम को वहाँ भेज रही हूँ। वो रेबेका को जानता है। तुम्हारा काम सिर्फ ओलिवर को महफूज रखना है। गन पूछता है अगर इस बार उस लड़की ने धोखा दिया तो? जूनो कहती है तो फिर उसे भी मार देना। इधर डेविड अपनी बेटी के लिए केक बनाने की तैयारी कर रहा था। मिन्ही कहती है मैं अपनी दीदी के साथ मिलकर केक बनाना चाहती हूँ। रेबेका खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन यूनजू ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। डेविड उसे समझाता है तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। यूनजू कहती है लेकिन हमारे पास अंडे भी तो नहीं है। डेविड हंसकर कहता है अंडों के बिना भी केक बन सकता है। फिर सब मिलकर एक फैमिली की तरह केक बनाते हैं। मिन्ही क्रीम चखती है और कहती है यमी। फिर रेबेका को भी टेस्ट कराती है और रेबेका भी मुस्कुरा देती है। डेविड अपनी बेटी से कहता है हमारा जो गेम था उसका नाम था बटरफ्लाई, मुझे अब याद आया। लेकिन अचानक रेबेका गुस्से में बाहर चली जाती है। डेविड उसके पीछे आता है तो रेबेका चिल्लाने लगती है आपने मुझे अलग कर दिया मुझे सेफ रखने के नाम पर, लेकिन आपने एक और बेटी पैदा कर ली। आप जासूस हो, कातिल हो, ये फैमिली भी आपके वजह से बर्बाद हो जाएगी। डेविड शांत होकर कहता है मैं ये काम छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा परिवार मेरा अपना है, लेकिन अब मुझे पासपोर्ट लेने जाना होगा, इसीलिए तुम शांत रहो, मैं आधे घंटे में लौट आऊंगा। इधर जूनो डॉसन को एक फाइल देती है और कहती है इसमें उस एजेंट की जानकारी है जिसने मिकाइल को मारा। वो एक नंबर की सोशियोपैथ है। उस एजेंट का नाम है रेबेका। अब जूनो अपने ही बेस्ट एजेंट को फंसा रही थी। डॉसन जेहून के बारे में पूछता है। जूनो ठंडे अंदाज में जवाब देती है उसके बारे में ना मुझे पता है ना मेरे बेटे को, अब मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर। शाम के समय डेविड मार्केट पहुंचता है पासपोर्ट लेने। वो यंग को कॉल करता है लेकिन फोन नहीं लगता। फिर वो उसके कैफे कॉल करता है जहां से उसे पता चलता है कि वहां कुछ गड़बड़ हो गई है। डेविड को सामने कैडिस के एजेंट्स नजर आने लगते हैं और तभी उसे वहां ओलिवर भी दिख जाता है। गड़बड़ी में डेविड से हल्की चूक हो जाती है और तभी गन की नजर उस पर पड़ जाती है। गन तुरंत ओलिवर से कहता है डेविड यहाँ पहुंच गया है। डेविड तेजी से अपने घर लौटता है और परिवार को बताता है कैडिस को मेरा एक साथी मिल गया, अब ये जगह सेफ नहीं है, बिना पासपोर्ट के हम गोजे आइलैंड जा पाएंगे। इधर गन और ओलिवर सेफ हाउस तक पहुंचते हैं। ओलिवर आगे बढ़ने लगता है तो गन रोकता है तुम्हें अभी पीछे ही रहना चाहिए, लेकिन ओलिवर उसकी बात नहीं मानता और आगे निकलता है। डेविड लोगों की हलचल देख लेता है मगर सही वक्त पर वहां से वो लोग निकल जाते हैं। अंदर गन टेबल पर रखा केक देखता है और उसे टेस्ट करता है। डेविड एक मछुआरे से मदद मांगता है कि हम सबको गोजे आइलैंड पहुंचना है। वो सभी लोग बोट पर चढ़ते हैं। तभी कैडिस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। डेविड को लगने लगता है कि अब बचना मुश्किल है। वो अपनी पत्नी से कहता है तुम मिन्ही को लेकर नीचे चली जाओ और दरवाजा बंद कर लो। रेबेका गोली चलाना शुरू करती है कैडिस के लोगों पर। डेविड तेल से भरे ड्रम गिराने लगता है। फिर रेबेका से कहता है उन्हें करीब आने दो। जैसे ही दुश्मन पास आते हैं डेविड रस्सी में आग लगा देता है और जोरदार धमाका होता है। बहुत सारे एजेंट्स मारे जाते हैं। ओलिवर रेबेका के पीछे जाता है और गन डेविड के पीछे। डेविड और गन की भिड़ंत हो जाती है। डेविड की बंदूक हाथ से गिर जाती है और दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। रेबेका ओलिवर पर गोलियां चलाती है। यूनजू अंदर से गोली चलने की आवाजें सुनती है। उसकी बेटी डर जाती है तो यूनजू उसे समझाती है और हेडफोन्स पहना देती है। लड़ाई में डेविड के पैर में एक रस्सी फंस जाता है। एंकर नीचे गिरता है और डेविड पानी में गिरने से बचने के लिए एक रस्सी पकड़ता है। गन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेविड आखिरी पल में अपनी बंदूक उठाकर गन को गोली मार देता है। रेबेका फिर ओलिवर पर गोली चलाती है और ताना मारती है आज तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मम्मी नहीं आने वाली। ओलिवर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। रेबेका हंसने लगती है। तब एक एजेंट अंदर तक पहुंच जाता है मगर यूनजू हिम्मत दिखाकर उसे गोली मार देती है। डेविड वहां पहुंचता है। रेबेका ओलिवर का पीछा करती है, लेकिन डेविड ओलिवर को पकड़ लेता है। वो ओलिवर को मारने ही वाला था कि ओलिवर चिल्लाकर कहता है तुम्हें अभी तक नहीं पता, जूनो ने ही तुम्हें 9 साल पहले फिलीपींस में फंसाया था। जूनो ने ही तुम्हारी पहचान, तुम्हारे परिवार की डिटेल्स, तुम्हारा पता सब कुछ टेररिस्ट के हवाले किया था। तभी डेविड के फोन पर जूनो का कॉल आता है। डेविड गुस्से में उस पर चिल्लाता है मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ओलिवर के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर जूनो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है डेविड प्लीज मुझसे गलती हो गई, मेरे बेटे को छोड़ दो। डेविड कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुमसे कुछ छीनना चाहता हूँ। वो ओलिवर के सिर पर बंदूक तान देता है और ट्रिगर दबा देता है। अब कहानी जाती है 9 साल पहले फिलीपींस के जोलो आइलैंड में। टेररिस्ट के अड्डे से निकलने के बाद डेविड जूनो से रिक्वेस्ट करता है मेरे परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इन बदमाशों को मेरी परिवार के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन जूनो कहती है वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। डेविड को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने जोरदार धमाका होता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। आवाज सुनकर जूनो हैरान रह जाती है। कुछ सेकंड्स में डेविड को होश आता है और वो देखता है कि टेररिस्ट और कैडिस एजेंट्स के
बीच में जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो चुकी है। डेविड बंदूक उठाकर तैयार हो जाता है और टेररिस्ट पर निशाना साधने लगता है। उसके साथी एजेंट्स एक एक कर मारे जाते हैं। आखिर में जब वो आखिरी टेररिस्ट को भी गिरा देता है तब चारों तरफ शांति छा जाती है। डेविड देखता है कि उसके सारे एजेंट्स मारे जा चुके हैं। तभी रेडियो पर जूनो की आवाज आती है, क्या तुम जिंदा हो डेविड? डेविड रेडियो उठाता है लेकिन जानबूझकर जवाब नहीं देता ताकि सबको यही लगे कि वो मर चुका है और उसका परिवार सुरक्षित रहे। इधर जूनो डेविड के परिवार से मिलने पहुंचती है। वहां डेविड की पहली पत्नी कैथी बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो छोटी रेबेका को ये दुख भरी खबर सुनाती है कि तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। ये सुनकर रेबेका सदमे में रोने लगती है और जूनो उसे गले से लगा लेती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। जूनो को हम एक जहाज में देखते हैं जो कि ईस्ट सी के बीच में चल रहा होता है। वहां उन्हें उन लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जो गोलीबारी में मारे गए थे। उनमें से एक गन भी था। जैसे ही लोग उसकी बॉडी बैग में डालने वाले थे, गन अचानक जिंदा हो उठता है। जूनो उसे तुरंत काबू में कर लेती और पूछती है ओलिवर कहाँ है? गन कहता है मुझे नहीं पता। जूनो गुस्से में कहती है मैंने कहा था उसका ख्याल रखना। अब सच सच बताओ मेरा बेटा कहाँ है? गुस्से में जूनो अपने ऑफिस पहुंचती है और सब पर चिल्लाती है अपनी आंखें खोल कर रखो और मेरे बेटे को ढूंढो। लेकिन उसे बताया जाता है कि कमिश्नर जनरल अभी तक सीसीटीवी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर जूनो और भड़क जाती है और उन पर चिल्लाती है चाहे इसके लिए तुम्हें किसी को घूस देनी पड़े, चाहे किसी को चोट पहुंचानी पड़े, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़े से वेयरहाउस में हम डेविड, यूंजू, रेबेका और सबको देखते हैं। वो लोग यूंजू के मम्मी पापा के साथ बैठे होते हैं और लंच कर रहे थे। सबके बीच में बातें चल रही होती हैं। रेबेका अपनी टूटी फूटी कोरियन भाषा बोलकर सभी के चेहरे में मुस्कान दिला देती है। वो यूंजू के पापा से पूछ लेती है क्या आप शिपिंग बिजनेस चलाते हैं? क्या आप स्मगलिंग भी करते हैं? ये सुनकर यूंजू के पापा चिढ़ जाते हैं। तभी यूंजू का भाई डे रेबेका से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पूरी जगह घुमा सकता हूँ। डेविड यूंजू के पेरेंट्स से माफी मांगते हुए कहता है इतना अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ। तभी यूंजू अपने मम्मी पापा से कहती है हमें जापान जाने के लिए अनडॉक्यूमेंटेड वीजा चाहिए। 2 दिन में यहाँ से एक बोट निकलने वाली है, उसी के मदद से हम लोग जापान चले जाएंगे। तब तक हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम हमारे बारे में मत सोचो, हमारी सेफ्टी के लिए मैं काफी हूँ। लेकिन यूंजू कहती है ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्सा करने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसे शांत करती है। फिर डेविड म्यूजिक तेज कर देता है और कैमरा दिखाता है कि उसी वेयरहाउस के एक कोने में ओलिवर कैद है। उधर जूनो डेविड को कॉल करती और कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। इधर डॉसन अपने असिस्टेंट से कहता है भले ही जूनो ने रशियन एम्बेसडर मिकाइल के कातिल का पता बता दिया, लेकिन फिर भी मैं उन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे ट्रेन मैंने ही किया था और मैं जानता हूँ कि वो क्या सोच सकती है। वो अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल अपने ही देश के खिलाफ कर रही है। मिकाइल और जेहून दोनों एक ही हफ्ते के अंदर मारे गए। डेविड अभी भी जिंदा है। मुझे लगता है इन सब के पीछे जूनो ही है। असिस्टेंट पूछती है तो फिर आपका प्लान क्या है? डेविड जवाब देता है कि उसकी कमजोरी ढूंढो और वहीं वार करो। तभी डेविड को जूनो का मैसेज मिलता है मेरे बेटे को छोड़ दो और मैं तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगी। तभी वहाँ रेबेका आती है। वो और उसके पापा दोनों पानी में पत्थर फेंकने लगते हैं। रेबेका अपने पापा से कहती है आपके सास ससुर तो कमाल के हैं। डेविड हंस देता है। रेबेका अपने पापा को समझाती है अब शायद आपको आराम करना चाहिए। डेविड कहता है मुझे कभी कुछ नहीं होगा। रेबेका कहती है मैं जूनो को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो आपको धोखा क्यों देगी? आखिर आप दोनों ने मिलकर ही तो कैडिस बनाया था। डेविड जवाब देता है कि वो जो चाहती थी शायद मैं उसके प्लान के बीच में आ रहा था। मुझे उस पर हमेशा से शक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा खेल खेल सकती है। रेबेका पूछती है क्या आप उसे मार डालोगे? डेविड कहता है अगर तुम उसे मरवाना चाहोगी तो ही, तुम 9 साल से उसके पास ही थी। फिर वो रेबेका को एक और वॉइसमेल सुनाता है जिसमें जूनो डील करती है ओलिवर को छोड़ दो, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। लेकिन रेबेका को इन बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था। इसके बाद दोनों ओलिवर से पूछताछ करने जाते हैं। डेविड पूछता है रशियन एम्बेसडर मिकाइल को मारने के पीछे कैडिस की क्या वजह थी? रेबेका अपने पापा से कहती है इस तरह पूछोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। वो ओलिवर से कहती है जब तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तब मैं कैडिस में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे करंट दिए गए, बैटरी से झटके दिए गए। अब सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें ही वैसा झटका दिया जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? अब चुपचाप बताओ कैडिस क्यों मिकाइल को मारना चाहती थी? ओलिवर हंस पड़ता है और कहता है तुम बहुत फनी हो, आज तक तो तुमने कभी ये नहीं पूछा कि किसे क्यों मारा जा रहा है। फिर वो डेविड से कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है जब तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हारी बेटी ने कितनों को मारा, किसी के ऑर्डर्स पर नहीं, क्योंकि अंदर से वो है ही एक मॉन्स्टर। रेबेका गुस्से में जवाब देती है वो मेरा काम था, क्योंकि हर किसी की किस्मत नहीं होती कि अपने माँ की गोद में बैठा रहे। डेविड अपनी बेटी को बाहर जाने को बोलता है। फिर वो ओलिवर को उसकी
माँ का वॉइसमेल सुनाता है जिसमें उसकी माँ डील करने के लिए राजी होती है, लेकिन आखिर में वो पलट जाती है और कहती है कोई डील नहीं होगी। ये सुनकर ओलिवर हैरान रह जाता है। डेविड उसे कहता है जब तुम छोटे थे तो तुम कितने स्वीट बच्चे थे, तुम सबके साथ खेलते थे, लेकिन मेरी बेटी रेबेका तो किसी को हग तक नहीं करती थी। तुम अच्छे लड़के हो, अभी भी अपनी माँ को बचा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर डेविड पूछता है क्या मिकाइल रशियन इंटेलिजेंस को यूक्रेन के बारे में जानकारी देता था, वो भी कैडिस की मदद से। ओलिवर हाँ में सिर हिलाता है और कहता है CIA को सब पता चल गया, उनका ही एक एजेंट जेहुन, उसी से मेरे ऊपर नजर रखवाई गई। हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। एक दिन मैंने उसे मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए देखा। डेविड पूछता है फिर तुमने क्या किया? ओलिवर कहता है कैडिस ने मुझे सिखाया था, सीधा गले पर वार करो, और मैंने वही किया। ये कहते कहते ओलिवर रोने लगता है। डेविड बाहर आता है और अपनी बेटी को बताता है कि उसे क्या क्या पता चला। रेबेका कहती है अगर ये सब डॉसन को पता चल गया तो जूनो खत्म हो जाएगी। डेविड कहता है यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर डॉसन आए हैं जांच के लिए और इस वक्त वो कोरिया में है, लेकिन उनके पास अभी कोई सबूत नहीं है। माइकल खुद ही सबूत था, लेकिन जूनो ने उसे रेबेका के हाथों मरवा दिया। डेविड आगे कहता है अगर डॉसन को सबूत दे पाए तो समझो जूनो गई। अब चलो तैयारी करो, हमें सोल के लिए निकलना होगा। उधर जूनो हॉलिस से बात कर रही होती है। हॉलिस कहता है मुझे पता है आपको ओलिवर की फिक्र है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जूनो कहती है मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, लेकिन वो डेविड का दबाव झेल नहीं पाएगा। हॉलिस बताता है डॉसन की टीम में काम करने वाली एक सिक्योरिटी विकी लिनवुड के बारे में खबर है। ये पता चला है कि वो कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करती है। अगर ये जानकारी हमारे पास है तो उसके बदले में वो हमें डॉसन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यूनजू और डेविड समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। यूनजू को अपनी बेटी की चिंता होती है। वो कहती है आखिर हम सब करेंगे क्या हम लोग ऐसे ही कब तक भागते रहेंगे? डेविड उसे भरोसा दिलाता है ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। फिर डेविड ओलिवर को गाड़ी के डिक्की में बंद करता है। सोल जाने से पहले डेविड अपनी बेटी मिन्ही को गले लगाता है और समझाता है फिलहाल तुम्हें मम्मी के साथ अच्छे से रहना है और अपने नाना नानी के साथ मजे करना। यूनजू डेविड को गले लगाती और कहती है रेबेका का ध्यान रखना। जाने से पहले यूनजू की माँ डेविड से कहती है मरना मत, वरना मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। इसके बाद सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड और रेबेका ओलिवर को लेकर सोल पहुँचते हैं। उन्हें दूर से डॉसन नजर आ रहा होता है, वहाँ उसका असिस्टेंट भी होता है। रेबेका असिस्टेंट के पीछे जाने लगती है और जानबूझकर उसे टकरा जाती है। उसका सारा सामान गिर जाता है और उसी पल डेविड असिस्टेंट के फोन को क्लोन कर लेता है। रेबेका फोन में डॉसन की आज की रूटीन देखने लगती है। ये देखकर डेविड पूछता है क्या तुम्हें सच में ये सब करना अच्छा लगता है? मुझे पता है मेरी गलती है कि तुम इस लाइन में आ गई हो और मेरे परिवार के लिए किसी अपने को मार रही हो। रेबेका पूछती है तो आप मान रहे हैं कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? डेविड कहता है नहीं, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं ढूंढा कि जूनो के खिलाफ तुम्हारा इस्तेमाल करूं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। रेबेका कहती है जूनो ने मुझे मारने का ऑर्डर दिया तो मैं उसे मारने से हिचकिचाऊंगी नहीं। उधर हॉलिस जूनो को बताता है डेविड जैसा दिखने वाला कोई मिला है, लेकिन हम अभी भी जांच कर रहे हैं। जहां तक डॉसन की बात है वो जेहुन के परिवार के फैमिली लॉयर के साथ डिनर करने वाला है। लिनवुड भी उसके साथ होगी और वो सब कुछ बताएगी। डिनर एन यांग मार्केट में होगा जहां डॉसन और जेहुन का लॉयर मिलने वाले हैं, इसीलिए डेविड और रेबेका वहां पहुंच जाते हैं। काम पर जाने से पहले वो लोग मूंग दाल का बना हुआ पैनकेक खाते हैं। आखिर में डॉसन मार्केट पहुंच जाता है। उसे डेविड का कॉल आता है। डेविड कहता है कि अगर तुम जूनो को पकड़ना चाहते हो तो अपनी टीम को मेरे बारे में मत बताना, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए बिना किसी सिक्योरिटी के। डॉसन कहता है ये मुमकिन नहीं। डेविड जवाब देता है तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आखिर में डॉसन मान जाता है। भीड़ पॉपकॉर्न लेने के लिए आगे बढ़ती है और डॉसन अपनी सिक्योरिटी टीम से अलग होकर डेविड से मिलने आता है। डेविड ओलिवर का फोन ऑन कर देता है, इससे कैडिस को सब पता चल जाता है। रेबेका डॉसन के अकाउंटेंट से मिलती है और उसे अपने साथ ले जाती है। डॉसन डेविड से मिलता है। डेविड उसे बताता है कि जूनो, जेहुन और बाकियों के मौत के लिए जिम्मेदार है। मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, बदले में मुझे चाहिए आजादी और मेरी बेटी की सुरक्षा। डॉसन कहता है हम तुम्हारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। डेविड कहता है अगर सौदा होगा तो दोनों का होगा। डॉसन कहता है मुझे ठोस सबूत चाहिए। डेविड मान जाता है। इसके बाद वो वापस जाकर ओलिवर को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे उसका फोन दे देता है, मतलब कि अब वो ओलिवर को आजाद कर रहा था। डेविड उसे सावधान भी कर देता है, तुम्हारी माँ किसी को माफ नहीं करती, तुमने जो मुझे बताया अब तुम्हारी माँ को सब पता चल ही जाएगा। इधर हॉलिस जूनो को बताता है ओलिवर मिल गया है, डेविड ने उसे छोड़ दिया। लिनवुड से पता चला कि सेनेटर डॉसन 1 मिनट से ज्यादा समय तक गायब रहा। ओलिवर वहां पहुंच जाता है और जूनो उसे वापस देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है।
डेविड और रेबेका दूसरी बिल्डिंग से जूनो और ओलिवर पर नजर रख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जूनो ओलिवर के लिए खाना बना रही होती है। इधर जूनो अपने बेटे से पूछती है, 2 दिन तुम उनके कैद में थे, क्या उन्होंने तुमसे कुछ पूछा? ओलिवर कहता है, नहीं, उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा। लेकिन जूनो को अपने बेटे पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि डेविड ने उससे जरूर कुछ निकलवाया होगा, क्योंकि पहले भी ओलिवर ने जेहुन के बारे में सच नहीं बताया था। वो पूछती है, क्या तुमने उन्हें मिकाइल के बारे में बताया था? ओलिवर जवाब देता है, हाँ, मैं मजबूर था। जूनो कहती है, मुझे पता था। और उन्होंने क्या पूछा? ओलिवर कह देता है, 9 साल पहले आप ही थी जिन्होंने डेविड को फंसाया था। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। जूनो थोड़ी शौक में होती है, मगर फिर कहती है, कोई बात नहीं। उधर डेविड और रेबेका देखते हैं कि जूनो बिल्डिंग से निकल रही थी। वो साफ दिख रहा होता है कि जूनो बहुत डरी हुई है। दोनों वहां से निकलकर एक गाड़ी का अलार्म बजा देते हैं और कैडिस की सिक्योरिटी को चकमा देकर उसकी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं। सर्वर रूम में जाकर दोनों अपनी घुसपैठ वाली फुटेज डिलीट कर देते हैं। इसी बीच ओलिवर अपने काम पर लौटता है। उसे पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट बनने वाली है, क्योंकि वो 2 दिन कैद में था। जूनो और होलिस उसे समझाते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि तुमने उन्हें क्या बताया, उनकी तैयारी कैसी है, उनके पास किस तरह के हथियार हैं। रेबेका और डेविड 7th फ्लोर पर आते हैं। रेबेका सीसीटीवी पर नजर रखती है, जबकि डेविड ओलिवर के कमरे में डिवाइस लगाने लग जाता है। होलिस ओलिवर से पूछता है, क्या तुम सेनेटर से मिले थे? ओलिवर गुस्से में कहता है, नहीं, मैं नहीं मिला। वो जाने लगता है तो हॉलिस उसे जाने देता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सीधे अपने घर जाना। रेबेका को एक बॉक्स मिलता है जिसमें ओलिवर की कुछ चीजें रखी होती हैं। तभी वो देखती है कि ओलिवर वापस आ रहा था, तो दोनों अपना काम निपटा कर जल्दी से निकल जाते हैं। ओलिवर अपने कमरे में आता है और डेविड रेबेका को छत की तरफ जाना पड़ता है। दोनों केबल के सहारे नीचे उतर जाते हैं। ओलिवर एक पेंटिंग देख रहा था और अपनी माँ से बात कर रहा था। जब वो पेंटिंग उतारता है तो उसे डिवाइस मिल जाता है। उसे लगता है ये डिवाइस उसकी माँ ने ही लगवाया है ताकि उस पर जासूसी कर सके। उधर डॉसन मसाज लेने गया होता है। वहीं डेविड उसे मिलने पहुंचता है और रिक्वेस्ट करता है, मैं चाहता हूं कि आप एक मेमो लिखें जिसमें आप ये लिखें कि मिकाइल को किसने मारा, उसका गवाह आपके पास है। डॉसन पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है, अंदर कोई गद्दार है? डेविड कहता है, शायद हो सकता है। डॉसन फिर उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी बेटी कातिल है, पता नहीं उसने जूनो के लिए कितने लोगों को मारा होगा। खैर, डॉसन मेमो तैयार करता है, लेकिन चोरी चुप के लिनवुड जाकर मेमो पढ़ने लगती है और जूनो को कॉल कर देती है। तभी हॉलिस अंदर आता है और कहता है, प्रॉब्लम हो गई है। लिनवुड दोनों को बताती है डॉसन के पास मिकाइल के मर्डर का एक गवाह है। डॉसन ये सब को चुपचाप देख रहा था और उसे अब समझ आ जाता है कि लिनवुड ही वो असली गद्दार है जिसके बारे में डेविड बात कर रहा था। डॉसन डेविड को फोन करके कहता है, तुम सही थे, जूनो के खिलाफ सबूत कब दोगे? डेविड कहता है, सबूत नहीं, गवाह है। रेबेका कहती है, ओलिवर इतनी आसानी से पलटेगा नहीं, वो मेरी तरह नहीं है। उसे मरने से डर लगता है, लेकिन अगर उसे ऐसा लगे कि उसकी जान खतरे में है तो शायद वो डॉसन से मिलने के लिए तैयार हो जाए। इधर जूनो अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा देती है। वो हर पल ये जानना चाहती है कि उसका बेटा कहाँ कहाँ जाता है। हॉलिस उसे दिखाता है सोल के एक स्टोर में डेविड को देखा गया। जूनो कहती है, गन को यहाँ बुलाओ। फिर जूनो अपने एक्स हस्बैंड निक को कॉल करती है जो एक बैंकर है और लंदन में रहता है। निक सबसे पहले ओलिवर के बारे में पूछता है, क्या वो ठीक है? जूनो कहती है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। निक कहने लगता है, ओलिवर का रिश्ता तुम्हारे साथ थोड़ा पेचीदा है, वो तुमसे डरता है, वो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता है लेकिन कभी बोल नहीं पाता। जूनो पूछती है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? निक कहता है, हाँ, तुमने पूरी जिंदगी ओलिवर को यही एहसास दिलाया। रेबेका और डेविड के एक क्लाइंट के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। शाम को दोनों मिलकर डिनर बनाते हैं और बातें करने लगते हैं। रेबेका जूनो का जिक्र करती है। डेविड अपनी बेटी को समझाता है, अब तुम्हें यह काम छोड़ना पड़ेगा वरना तुम अंदर से धीरे धीरे खुद को खो दोगी, बिल्कुल जूनो की तरह। रेबेका हल्की हंसी में कहती है, जैसे आप। डेविड सिर हिलाता है, हाँ, लेकिन कुछ वक्त के लिए। रेबेका पूछती है, तो फिर आप ठीक कैसे हुए? डेविड कहता है, मैंने वो काम करना छोड़ दिया था, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। इतने में डेविड की वाइफ यूंजू का फोन आता है। उनकी बेटी मिन्ही भी पापा से बात करती है। डेविड उसे गुड नाइट कह देता है। यूंजू रेबेका के बारे में भी पूछते रहती है। डेविड कहता है, सब कुछ ठीक है, 2 दिन में हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। उधर गन उस स्टोर में पहुंच चुका था जहां डेविड को देखा गया। इस बीच ओलिवर घर लौट रहा था। वो अपने बॉडीगार्ड को देखता है जो कि हॉलिस को मैसेज कर रहा था, टारगेट अपने रास्ते पर है। ओलिवर जैसे ही घर आता है, दरवाजे के सामने एक बॉक्स रखा होता है। वो चौंक कर पिस्तौल निकालता है, लेकिन तभी वहां जूनो आती है और उसी ने ओलिवर के लिए प्रेजेंट लाया होता है जिसमें के बो एंड एरो था। ओलिवर देखकर खुश होता है, मगर जूनो कहती है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। ओलिवर नाराज होता है, कहता
ऐसा है तो क्या अब मैं बैंक में काम करूंगा? मुझे वहाँ अपने डैड के पास नहीं जाना। जूनो स्ट्रिक्टली कहती है रात 10 बजे की फ्लाइट है, तैयारी करो। यहाँ रहोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी। जूनो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। रेबेका ये सब देख लेती है और डेविड को बताती है ओलिवर नीचे आ रहा है और वो बहुत डरा हुआ है। ओलिवर अपनी कार लेकर निकलता है। डेविड उसके बॉडीगार्ड को बेहोश कर देता है और ओलिवर का पीछा करने लगता है। ओलिवर को सामने से रेबेका और पीछे से डेविड घेर लेते हैं। ओलिवर समझ जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रास्ता बदल बदल कर गाड़ी चलाता है और डेविड से पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन तभी डेविड एक बटन दबाता है जिससे ओलिवर की गाड़ी बंद हो जाती है। रेबेका भी एक बटन दबाती है जिससे गाड़ी में अजीब सी आवाज होने लगती है। ओलिवर घबरा जाता है, बाहर भागता है और तभी उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ओलिवर को यकीन हो जाता है इन सब के पीछे उसकी माँ ही है जो उसे मारना चाहती है। डर के मारे ओलिवर आखिरकार डॉसन से मिलता है। तो वो कांपते हुए पूछता है अब मैं क्या करूं? डॉसन कहता है हम तुम्हें 24 घंटे की प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। डॉसन डेविड को कॉल करके बताता है अब ओलिवर हमारे साथ है, प्लान तुम्हारा काम कर गया। उसने बहुत कुछ बताया, यहाँ तक कि रेबेका के बारे में भी। डेविड कहता है याद रखो हमारे बीच डील हुआ था, रेबेका को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ रेबेका खुश होकर पूछती है तो अब जूनो खत्म हो जाएगी, इसके बाद तो हम लोग एक फैमिली की तरह रह पाएंगे। डेविड सेलिब्रेशन के लिए सोजू निकालता है जो उसने खुद बनाया था। दोनों बैठकर पीते हैं। रेबेका पूछती है क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे? डेविड को ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन रेबेका सोचती है कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मुझे तो बस यही काम आता है। डेविड उसे समझाता है जूनो ने तुम्हें हथियार बना दिया है, लेकिन तुम्हारे पास और भी खूबियां हैं। तभी उन्हें दिखता है कि उनकी बिल्डिंग में कैडिस के लोग घुस चुके हैं। डेविड रेबेका से कहता है तुम यहाँ से निकलो और नदी के पास मुझसे मिलना। डेविड अपना घर ब्लास्ट कर देता है। दोनों भागते हैं। डेविड गार्ड्स पर गोली चलाता है और आखिरकार रेबेका से मिलने पहुंचता है, लेकिन तभी एक गाड़ी रेबेका को टक्कर मार देती है। एक गार्ड बाहर निकलती है, रेबेका को गाड़ी में डालती है और उसे लेकर चली जाती है। डेविड एक आदमी को धमकाकर उसकी बाइक छीन लेता है और अपनी बेटी रेबेका को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि गाड़ी के अंदर उसकी बेटी होती है। काफी देर तक गाड़ी का पीछा करने के बाद आखिरकार डेविड एक दूसरी कार से टकरा कर गिर जाता है। इधर गाड़ी के अंदर गन रेबेका से कहता है जूनो तुमसे बात करना चाहती है। रेबेका को कैडिस हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। वहाँ जूनो उसे जंजीरों से बांध कर बात करती है। जूनो कहती है मेरे परिवार में पहले एक बड़ा सा कुत्ता था, उसने मेरे पति पर हमला भी किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसने ओलिवर पर हमला किया तो मुझे उसे मारना पड़ा। तुम्हारे अंदर के जानवर को भी मारना पड़ेगा। रेबेका गुस्से में बोलती है तो क्या तुम मुझे मार डालोगी? तुमने तो मुझे हर दिन मारा है, मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। जूनो कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। रेबेका पलट कर पूछती है क्या उस कुत्ते वाली कहानी को तुमने अपने बेटे को बताया? जूनो कहती है कुछ राज राज ही रहने चाहिए। रेबेका कहती है तुम्हारा बेटा डॉसन से मिल चुका है, वो उसे सब कुछ बता देगा और तुम जेल जाओगी। उधर डेविड आखिरकार अपने परिवार से मिलने पहुंचता है। यूंजू पूछती है रेबेका ठीक है? डेविड कहता है मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। डेविड अंदर जाकर अपने फादर इन लॉ से कहता है मुझे कुछ लोग चाहिए, हथियार चाहिए और एक बहुत बड़ी फौज। रेबेका को कुछ लोग ले गए हैं, वो मेरी बेटी है और मुझे उसे बचाना है। वो आदमी मान जाता है लेकिन शर्त रखता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डेविड पूछता है क्या करना होगा? मैं वो सब कुछ करूंगा। आदमी जवाब देता है तो फिर मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। इधर जूनो बर्गर खाते हुए रेबेका से कहती है मैंने अपने बेटे को ट्रेनिंग दी है, शायद वो डॉसन के जाल में नहीं फंसेगा। रेबेका पलटकर कहती है तुमने उसे ट्रेनिंग नहीं दी है, तुमने ओलिवर को बर्बाद कर दिया। जूनो मुस्कुराकर कहती है ओलिवर मेरे लिए कुछ भी करेगा क्योंकि मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। कैडिस भी उसी के लिए है, वो बहुत कमजोर दिल का इंसान है, ये दुनिया उसके लिए नहीं है, इसलिए मैं इस दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रही हूँ। रेबेका उसे कहती है कि ओलिवर को लगता है कि तुमने उसकी कार में धमाका किया, इसलिए वो तुम्हारे दुश्मनों से मिल गया है। जूनो उसे चाबी देती है, कहती है खुद को खोल लो। फिर अचानक रेबेका को एक मुक्का मार देती है। इधर यूंजू रेबेका को लेकर बहुत चिंतित होती है। डेविड उसे वादा करता है वो जहाँ भी है मैं उसे जरूर बचाऊंगा। डेविड एक कमरे में आता है और खुद को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करता है। रेबेका को पूरा यकीन है पापा जरूर मुझे लेने आएंगे। वो इस काम से थक चुकी है और अपने घर लौटना चाहती है। जूनो पूछती है कौन सा घर? तुम्हारा घर तो मेरे साथ है। फिर जूनो उसे डेविड के खिलाफ
भड़काने लगती है। डेविड ने 9 साल मरने का नाटक किया, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए नहीं, अपनी नई बेटी को बचाने के लिए। वो तुम्हें पसंद नहीं करता, उसे तो वो रेबेका पसंद है जो बचपन में बेवकूफ थी। रेबेका गुस्से में बोलती है, वो मेरे लिए वापस आए थे। जूनो कहती है, मेरे साथ चलो, बाहर प्लेन हमारा इंतजार कर रहा है। रेबेका अचानक उठकर जूनो को गले लगा लेती है। तभी हॉलिस वहां आकर बताता है कि FBI आ गई है, हमें निकलना होगा। बाहर निकलते ही रेबेका गन को देखती है, पूछती है, तुम अभी भी यहीं हो? गन कहता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। उधर डेविड तैयार होकर अपने फादर इन लॉ से मिलता है। उन्होंने डेविड के लिए एक टीम तैयार कर दी होती है। वो पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी किसके पास है? डेविड कहता है, हाँ, वो लोग इंचियोन में अपने प्राइवेट जेट के पास जा रहे हैं। डेविड अपनी टीम से कहता है, कुछ लोग मेरी बेटी को ले गए हैं, मुझे उसे बचाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। गाड़ी के अंदर गन अपने ब्लेड्स शार्प कर रहा होता है। रेबेका उसे पूछती है, क्या वो लोग तुम्हारे सपनों में आते हैं, मतलब जिनको तुमने मारा है? गन ठंडी अंदाज में कहता है, नहीं, क्योंकि मैं सपने नहीं देखता। इधर डॉसन का काफिला FBI की टीम को लेकर कैडिस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। हॉलिस को पता चलता है कि ओलिवर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। वो जूनो को सब कुछ बताता है। डेविड की टीम जूनो को जाते हुए देख लेती है और वो लोग तुरंत डेविड को इन्फॉर्म कर देते हैं। रेबेका पूछती है, आपका प्लान क्या है? जूनो कहती है, ओलिवर को पहले ही मैं खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उधर डेविड ट्रैफिक सिग्नल हैक करके कंट्रोल करता है और पूरे क्रॉसिंग पर जाम लगा देता है। जूनो अपने गाड़ी में ड्राइवर से कहती है, रुकना मत किसी भी हाल में। गाड़ी रास्ता बदल देती है। डेविड अपनी टीम को आदेश देता है, उनका पीछा करो। गाड़ी में रेबेका पूछती है, आप तो मेरे डैड से प्यार करती थी, फिर आप दोनों के बीच क्या हुआ? जूनो कहती है, वो बहुत ज्यादा ही भोला था, तभी उनकी गाड़ियों को घेर लिया गया था। जूनो समझ जाती है ये डेविड है। रेबेका मुस्कुराती है क्योंकि उसे समझ आ गया था उसके पापा उसे लेने आ गए। डेविड और उसकी टीम आखिरकार कैडिस की गाड़ियों को टक्कर मारते हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जूनो वाली गाड़ी बीच में फंस जाती है। गन पूछता है, मेरे लिए कोई ऑर्डर? जूनो कहती है, बस बुरी मौत मत मरना। डेविड की टीम तीसरी और आखिरी गाड़ी भी उड़ा देती है। गन 2 लोगों को बड़ी आसानी से मार डालता है। डेविड उसके पीछे आता है और दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। डेविड उस पर गोली चलाता है लेकिन गन भाग जाता है। इधर रेबेका गाड़ी के अंदर ही लड़ाई करने लगती है। वो ड्राइवर और बाकी के एजेंट्स को मार गिराती है। गन वापस डेविड को ढूंढता है और उस पर चाकू से वार कर देता है। उधर जूनो रेबेका का गला दबाने लगती है लेकिन डेविड आखिरकार गन का गला काटकर उसे मार डालता है। फिर दौड़कर रेबेका को बचाने जाता है। वो देखता है सब मर चुके हैं, बस जूनो जिंदा है। जूनो उसे कहती है, हमें मिल जाना चाहिए, दोनों साथ हो तो क्या नहीं कर सकते, तुम, मैं और रेबेका। डेविड बंदूक तान देता है। रेबेका कहती है, डैड इसे मत मारिए, वो वैसे भी मेरी अपनी है। डेविड गुस्से में कहता है, मेरे फैमिली से दूर रहना। फिर वो रेबेका को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में डेविड पूछता है, जब तुम उसके कैद में थी उसने तुमसे कुछ पूछा? रेबेका कहती है, नहीं, बस हथकड़ी पहनाकर कुछ घंटे कमरे में रखा और फिर जाने दिया। इधर जूनो और हॉलिस प्राइवेट जेट पर चढ़ जाते हैं। हॉलिस हेडलाइन पढ़ता है, डॉसन जंग जीत चुका है और कैडिस पर इल्जाम लगा है कि उस एजेंसी ने कई लोगों की हत्या की। जूनो कहती है, अब हम एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाएंगे जहां हमें अमेरिका के रूल्स का पालन नहीं करना पड़ेगा। तभी ओलिवर का फोन आता है। ओलिवर कहता है, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। जूनो अपने बेटे से कहती है, मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहती थी, ये सब डेविड के वजह से हुआ। ओलिवर को पछतावा होता है कि वो अपनी माँ के खिलाफ चला गया। जूनो आखिरकार ओलिवर को उस डॉग वाली कहानी सच सच बता देती है और माफी मांगती है। प्लेन टेक ऑफ होने लगता है तो ओलिवर साफ आवाज सुन नहीं पाता और कॉल कट हो जाता है। डेविड और रेबेका यूंजू के घर पहुंचते हैं। रेबेका कहती है, मैं कॉलेज के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन जब स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो मेरा मन बदल जाता है। डेविड कहता है कि तुम अभी सिर्फ 23 साल की हो, तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। रेबेका पूछती है, क्या मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ? डेविड हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें वोट करूंगा। फिर डेविड, रेबेका, यूनजू और मिन्ही सब एक साथ एक रेस्टोरेंट जाते हैं। मिन्ही के अजीब अजीब सवालों पर सब हंस पड़ते हैं। काफी अच्छा वक्त गुजरता है। डेविड कहता है, मैं बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। यूनजू और रेबेका वॉशरूम चली जाती हैं। काफी देर हो जाती है, वो वापस नहीं लौटती। डेविड दरवाजे के बाहर से आवाज देता है, रेबेका, यूनजू। फिर बंदूक लेकर अंदर जाता है। वो देखता है कि यूनजू के गले से खून बह रहा था। डेविड घबराकर पूछता है, ये किसने किया? रेबेका वहां से गायब होती है और डेविड गुस्से में चिल्लाता है, रेबेका। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाती है। सीरीज में काफी टाइम रेबेका के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया। वो फंसी हुई है, एक तरफ उसका ट्रेनिंग और कंडीशनिंग जो उसे कैडिस का हथियार बनाता है, और दूसरी तरफ उसका अपने असली पिता से कनेक्शन बनाने का दिली चाहत। आखिर में जब वो जूनो की जान बख्श देती है और डेविड का साथ चुनती है तो लगता है कि अब वो
जूनो की कठपुतली नहीं रही, लेकिन यूंजू पर हुए अटैक के बाद रेबेका का अचानक गायब हो जाना इस नतीजे को शक के घेरे में डाल देता है। इस थ्योरी में यह भी हो सकता है कि रेबेका ने कुछ गड़बड़ नोटिस किया हो, जैसे कि वेटर का अजीब बर्ताव, और वो यूंजू के पीछे पीछे गई हो उसे बचाने के लिए। हो सकता है ये हमला जूनो ने करवाया हो या फिर कैडिस के ही किसी ग्रुप ने, और रेबेका अब इसलिए मिसिंग है क्योंकि या तो उसने हमलावर का पीछा किया हो या फिर अटैक के बाद उसे किडनैप कर लिया गया हो। लेकिन डेविड के नजरिए से ये सब अनसर्टेनिटी उसके पैरानॉइड नेचर को और बढ़ा देती है। उसका सबसे बड़ा डर कि उसने रेबेका को फिर से गलत समझा वापस सामने आ जाता है। ये साबित करता है कि चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, सालों का अविश्वास इतनी आसानी से मिटता नहीं। खैर ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।